मुसलमानों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि हम दिलवाले हैं। पूरी दुनिया, पूरी कायनात ये देख रही है कि भारत के मुसलमान कितने दिलवाले हैं। इस कोरोना वायरस को ही ले लो, पता चल जाएगा कि भारत के मुसलमान कितने दिलवाले हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है। लिस्ट उठा लो, पूरी हिस्ट्री उठा लो, पता चल जाएगा कि कौन है कौन नहीं है, पता चल जाएगा 1 मिनट में। क्रिकेट लाइन से लेकर के कहीं भी चले जाओ, सब में पता चल जाएगा कि है मुसलमान या नहीं है। कितने क्रिकेटर हैं? रमेश भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं? कितने क्रिकेटर हैं भारत में? कितनी बड़ी तादाद में उनके पास पैसा है, लेकिन मदद करने कौन आता है जमीन पर? लोगों को खाना खिलाने कौन आता है? दो आदमी, गिन के 2 आदमी, एक मोहम्मद शमी और दूसरा सरफराज खान। सिर्फ 2। भारत के लाखों की तादाद में क्रिकेटर होने के बावजूद सिर्फ 2 आदमी, मोहम्मद शमी और सरफराज खान। हाँ, और ये इरफान पठान बंधु, राइट, सही कहा आपने, पठान बंधु, यानी सबके सब वही। मैं जानना चाहता हूं, ठीक है, उनकी मर्जी, नहीं करना चाहते हैं जो लोग, उनकी मर्जी है। मैं नहीं कहता हूं कि वो करें आकर के, नहीं, उनकी नहीं मर्जी है, नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमें यह समझ जाना चाहिए कि हमदर्द कौन है। हमें यह जान लेना चाहिए कि सच में इंसान कौन है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस बात पर कि 38 साल से जो डॉक्टर लोगों की हत्याएं कर रही थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कहने पे कि वो डायन है। एक डायन जो 38 साल से लोगों का खून पी रही थी, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, आज उस डायन को ना अरेस्ट किया जा रहा है, ना उसके खिलाफ FIR हो रही है, ना कुछ भी नहीं हो रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि उसने सिर्फ एक कम्युनिटी के खिलाफ जहर उगला है, इसलिए सिर्फ एक कम्युनिटी की लोगों की जान ली है, इसलिए। बहुत अफसोस की बात है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में बड़े पद पर बैठने वाले, जिम्मेदार पद पर बैठने वाले भी इस तरह की सोच रखते हैं। बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। ये सोचने की बात है, इस चीज को सोचना चाहिए। एक महिला, रीवा नाम था, अभी मैंने न्यूज देखी, एक महिला किसी मंदिर में गई थी, उसने एक वीडियो बना दिया और उस वीडियो में यह कह दिया कि मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, बड़ा परेशान हूं यहां आने के बाद, कि जहां पर मंदिर में आई हूं, पता नहीं कौन सा मंदिर का नाम बताया, कि मैं यहां पे आई हूं और यहां पर पैसे लिए बगैर तिलक नहीं लग रहा है। मैंने पैसे नहीं दिए तो मुझे तिलक तक नहीं लगाने दिया गया, मुझे मूर्ति के दर्शन नहीं करने दिए गए। उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है कि उसने आस्था को ठेस पहुंचाई है। मैं बड़ा कंफ्यूज हूं इस देश और इस देश के वासियों पर, उस देश के सिस्टम पर। एक आदमी सिर्फ यह कहता है, या एक लेडी सिर्फ यह कहती है कि मैं यहां पर आई थी, मुझे दर्शन नहीं करने दिया गया, अपने भगवान के दर्शन नहीं करने दिए गए बगैर पैसे के। उसके खिलाफ FIR है कि आस्था को ठेस पहुंचा दी है हमें। लेकिन एक लेडी किसी खास कम्युनिटी को मार देने की बात करती है और 38 साल से मारती चली आ रही है, लेकिन उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है साहब। कौन है कोई ये कहने वाला, ये पूछने वाला कि इस भारत में सब समान है? किस नजरिए से समान है, किस तरह से समान? मैं कोई बात ही नहीं कहूंगा आज सरकार पे, मुझे कोई बात ही नहीं करनी है आज, कम से कम मुझे सरकार पे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है। ये सिर्फ पिछले 6 साल में नहीं हुआ है, पिछले 6 साल में ज्यादा हुआ है, लेकिन सिर्फ 6 साल में नहीं हुआ है। ये पिछले 60 साल में हुआ है, पिछले 70 साल में हुआ है। ये धीरे धीरे करके बनाया गया है, इस तरह का हालात, इस तरह का मौजू बनाया गया है। आज कोई खास आदमी उठता है और किसी एक खास कम्युनिटी को गाली देता है और फेमस हो जाता है, उसको सिक्योरिटी दे दी जाती है, उसे Z+Y+ सुरक्षा दी जाती है हमारे टैक्स के पैसे से। वो हमें मारने की बात करता है और उसको हुई सुरक्षा मिल जाती है हमारे पैसों से। कपिल मिश्रा को तो आप जानते होंगे, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ कपिल मिश्रा की बात नहीं है, ऐसे हजारों की तादाद में लोग हैं जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। डरा नहीं रहा हूं साहब, हकीकत से वाकिफ हो चुका हूं।
मेरी खामोशी जो है वो हकीकत से वाकिफ हो चुका हूं, इसलिए है ये मत समझना कि हम किसी से डर गए हैं, ये मत समझना कि हम आने वाले हालातों से डर गए हैं, लेकिन असल में हम हकीकत से वाकिफ हो गए हैं। हमें पता चल चुका है कि हमारे भारत के वासी, इनके साथ कुछ भी कर दो, कितना भी कर दो, इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। मुझे यकीन है कि आंखें नहीं खुलेंगी। कॉल्स आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं, किसी की बेटी की शादी है उससे मदद के लिए, किसी के जॉब के लिए, किसी के खाने के लिए, किसी के मेडिकल के लिए, बुरी तरीके से भरे पड़े हैं मैसेज। लेकिन कब तक? नमस्कार कुणाल भाई, कब तक? एक लिमिट, एक आखिरी डेट, एक ऐसा लिमिट कोई बता दे मुझे कि उस लिमिट पे जाकर के यह सब कुछ खत्म हो जाएगा और भारत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरकार बदलने की बात कहो तो, सरकार यही रहे तो, सब मिल करके काम करें तो, ना मिल करके करें तो, कोई हो, कोई एक टाइम, कोई एक डेट, कोई एक लिमिट, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अमेरिका के लोगों से सीखना चाहिए, बेशक अमेरिका के लोगों से सीखना चाहिए कि एक आदमी की मौत पर, एक आदमी की मौत पर वहां क्या हुआ है। लोग जगे हैं, जागरूक हुए हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, लोग सिस्टम से लड़ रहे हैं। लेकिन साहब हमारे यहां, गुड इवनिंग सुनील भाई, हमारे यहां क्या है? शायद आप ट्रेन से कटे हुए मजदूरों की लाशें भूल गए हैं, मैं नहीं भूला हूं। शायद आप गोरखपुर में तड़पते हुए मरते बच्चों को भूल गए हैं, मैं नहीं भूला हूं। शायद आप दिल्ली में मरे हुए इंसानों को भूल गए हैं, मैं नहीं भूला हूं। मुंबई में भूल गए हैं, मैं नहीं भूला हूं। हॉस्पिटल्स में लाशें पड़ी हैं, मैं नहीं भूला हूं। ट्रकें चढ़ गई हैं, मैं नहीं भूला हूं। प्रियंका रेड्डी का बलात्कार मैं नहीं भूला हूं। हजारों बलात्कार इसी तरह से हुए हैं, लाखों हुए हैं, मैं नहीं भूला हूं। रेलवे स्टेशन पर एक मां मरी पड़ी है, उसके साथ उसका 3 साल का बच्चा उसके लाज के साथ खेल रहा है, मैं नहीं भूला हूं। साहब भूला नहीं हूं, और आप भूले हैं, यही दिक्कत है। आपको याद नहीं है सिवाय इसके कि आपको शाम को खाना क्या है। आपको याद नहीं है सिवाय इसके कि आपका वोटर, आपका जो विधायक आएगा तो उसकी चमचागिरी कैसे करना है। आपको याद नहीं है सिवाय इसके कि आप दूसरों से तो बड़ी तेज सवाल कर लोगे, लेकिन कभी सरकार से सवाल करने का मना है, कभी विधायक से करने का मना है, कभी सांसद से करने का मना है, तो आप नहीं कर पाओगे। मुझे ये कहते हुए कोई डर नहीं लग रहा है आपसे कि आप मुर्दा हो चुके हो, आपका ज़मीर मर चुका है। मुझे कोई डाउट नहीं हो रहा है इसमें। मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप बिल्कुल मरे हुए इंसान हो, बिल्कुल मरे हुए। सड़क पे मरे हुए पड़े जानवर का गोश्त खाने वाला आदमी भारत में ही पाया गया है। हम भूल जाएं उसे कि वो गरीब इतना मजबूर हो गया कि वो आज सड़क पे पड़े मरे हुए जानवर का गोश्त खा रहा है। आप भूल सकते हैं, हम नहीं भूल सकते। भात भात कहते हुए एक 6-7 साल की बच्ची मर गई थी, मैं आज तक नहीं भूला हूं और आगे भी नहीं भूलूंगा। ऐसे लाखों केस एक जबान पे मैं गिनाऊंगा, जबानी, एक जबान पे जबानी गिनाऊंगा। आप मुझे 10 ऐसे केस गिना देना जो आपकी जबान पे हों। साहब जब तक आपकी जबान पे, आपके दिल में नहीं होंगे, आपके दिमाग में नहीं होंगे, तब तक आपकी जबान पे नहीं आएंगे। और जब दिल और दिमाग में नहीं है तो साहब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। बेशक गौरव भाई, बेशक सरकार से डरते हैं, और यही देश की दुर्दशा यही करेगा, यही डर हमारा, ये हमारा डर इस देश की दुर्दशा कर देगा। बहुत बुरी दुर्दशा होने वाली है आपकी, यकीन जानिए। हमारे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को मिट्टी की चिड़िया बना करके पैरों तले कुचला जा रहा है, लेकिन हम सब तमाशगीन बने तमाशा देख रहे हैं। दुख होता है 137 करोड़ भारतीय जो अपने आप में सब के सब शेर हैं, हर आदमी अपने आप को शेर कहता है, उस देश में हालात ये हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, कोई पूछ ले तो वो गद्दार है। बहुत दुख की बात है। थोड़ा आराम से आप चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप सोच नहीं रहे आप कहां जा रहे हैं। आपको पता है कि मंजिल क्या है आपकी, आपको पता है जिस रास्ते पे आप चल चुके हैं वो रास्ता क्या है, कहां जाता है। नहीं साहब, आपको नहीं पता है। एक बात बताओ, बहुत कॉमन सी चीज है, बहुत कॉमन सी चीज है। एक साल
अगर स्कूल बंद कर दिए जाएं, आपका बच्चा 1 साल स्कूल ना जाए, 1 साल गैप हो जाए आपके बच्चे का, तो क्या आपका बच्चा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी? क्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? नहीं ना। 1 साल का गैप किया जा सकता है ना? तो फिर ये स्कूल खोलने का मतलब क्या है? आपके बच्चों पर सरकार की निगाह है, याद रखना। पता है ना कि बच्चों पर सबसे तेज फैलता है, बूढ़े बुजुर्गों पर और बच्चों पर सबसे तेज इसका असर होता है। साहब याद रखना, ये स्कूल कॉलेज जो खुल रहे हैं ना, आपके बच्चों को कोरोना की दावत में बुलाया गया है। इस चीज को समझ लेना। 1 साल गैप में आपके बच्चों का भविष्य नहीं खराब हो जाएगा। अब 1 साल अपने घर में भी उनको बिठा सकते हो, अपने घर में पढ़ा सकते हो, अपने घर में ट्यूशन करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो 1 साल तक। 1 साल का गैप रख के देख लो। लेकिन याद रखना साहब, अगर कोरोना लग गया, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोरोना लग गया ना, रोते रह जाओगे, रोते रह जाओगे। और इसके जिम्मेदार आप होगे, क्योंकि आप जागरूक नहीं हो। बस क्योंकि आप जागरूक नहीं हो, सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इस वजह से कि आप जागरूक नहीं हो। क्या बताया है, गाइडलाइंस दी है कि कितनी दूर बैठना है? क्या बताया है कि हर स्कूल को पहले सैनिटाइज किया जाएगा, वहां सैनिटाइजर रखे जाएंगे, मास्क रखे जाएंगे, सारा इंतजाम किया जाएगा? बताया है। लाखों लाखों फीस देने वाले प्राइवेट स्कूलों में कितनी लंबी फीस जा रही है, उसके बाद भी वहां कोई इंतजाम नहीं होगा, क्योंकि आपके बच्चे हैं ना साहब। वो किसी पॉलिटिशियन के होते तो बात और होती। याद नहीं है आपको, राजस्थान से बच्चे लाए गए थे बसों में भर करके, क्योंकि वो बड़े घरानों के थे। इसलिए गरीब घराने के होते तो जैसे मजदूर के बच्चे सड़क पे चलते चलते मौत के घाट उतर गए हैं, वैसे ही होता। चाहे वो ट्रेनों में मौत हो, चाहे वो बस स्टेशन पे हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर हो, चाहे सड़कों पर कुचलने से हो, चाहे भूख से हो, चाहे ट्रकों से कुचलने से हो, चाहे ट्रेन से कुचलने से हो, कैसे भी मान लो, मौत सिर्फ मौत ही होती है। देखना यह है कि इसमें मरता कौन है। देख लीजिए, देख लीजिए कौन मरता है, पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, क्या किसी गरीब आदमी के हैं? नहीं ना, नहीं ना। तो फिर साहब, सब कुछ बड़े आदमियों के लिए है, सब कुछ बड़े आदमियों के लिए है। ये देश ही बड़े आदमियों के लिए है। सच तो ये है, सच तो ये है कि ये देश ही बड़े आदमियों के लिए हो गया है। हम सब, मालूम है क्यों हम इस सिचुएशन में इस वजह से पहुंचे हैं? क्योंकि हम चुप हैं। हम इस सिचुएशन में इस वजह से पहुंचे हैं क्योंकि हम पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते हैं। हम इस सिचुएशन में इस वजह से पहुंचे हैं क्योंकि हमने कभी सही इंसान को चुना ही नहीं है। हाँ देख लो, सतीश मिश्रा नामक एक गधा बोल रहा है कि तुम चूतिया हो। सतीश मिश्रा, अगर अपने बाप की औलाद हो ना, एक बार जुड़ जाओ मेरे साथ। अगर अपने एक बाप की औलाद हो तो मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे सवालों के जवाब दे दो। अगर एक बाप की औलाद हो तो मेरे साथ जुड़ जाओ और मेरे सवालों का जवाब दे दो। एक बाप की औलाद हो तो हम कितने चूतिया हैं अभी पता चल जाता है। अभी पता चल जाएगा कि हम कितने बड़े चूतिया हैं, और यह भी पता चल जाएगा कि तुम क्या हो, तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत क्या है। कमेंट्स कर दो, मैं जोड़ लूंगा, या रिक्वेस्ट भेज दो, मैंने ऑन कर दिया है, कैमरा दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो। अगर जुड़ने के तमीज हो तो, अगर जुड़ने की तमीज हो तो जुड़ जाओ, अगर तमीज ही ना हो तो कोई बात नहीं। खैर, ये दलाल हैं जिनकी रोटी चल रही है इस गवर्नमेंट से या कोई भी पॉलिटिशियन से। ये दलाल हैं, दलाली करते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि आपके बच्चे भूख से मर जाएं। इस लॉकडाउन में जो रेप हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? लॉकडाउन है ना, कैसे हो जा रहे हैं? लोग घर में रहते हैं, उसके बाद भी मकान मालिक अपने किराएदार की बेटी का रेप कर देता है। कमाल है साहब। मालूम है क्यों? क्योंकि मकान मालिक बड़ा आदमी है और किराएदार गरीब आदमी। इस वजह से गरीब आदमी की बेटी का रेप हो जा रहा है, क्योंकि मकान मालिक बड़ा आदमी है।
दरोगा जी आएंगे, 10,000 ले जाएंगे, बात खत्म, काम खत्म हो जाएगा। विधायक जी फोन कर देंगे, मामला खत्म। इस वजह से नहीं, रिक्वेस्ट तो आई है, लेकिन ये मोहम्मद शाकिर की आई है, तो मोहम्मद शाकिर नहीं बल्कि वो सतीश जुड़ जाएं। फिलहाल के लिए सतीश जुड़ जाएं। मैं भी देख लूं कि इन भाजपाइयों में या इन पॉलिटिशियन के इन चमचों में औकात कितनी है, पता तो चले कि जवाब कितना रखते हैं इनके पास, इनके मेरी बातों का या आम आदमी की बातों का जवाब कितना रहता है इनके पास। यार एक बात बताएं, ना ही मैंने अभी हथियार छोड़ा है और ना ही मैं चलाना भूला हूं, समझ रहे हो। एक डायलॉग था किसी फिल्म का, कोई बोल रहा था कि मैंने हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला। तो मैं ये बता रहा हूं कि ना ही मैंने हथियार छोड़ा है और ना ही मैं चलाना भूला हूं। 2 साल अगर मैं लाइव ना आऊं तो ये मत समझ लेना कि मेरी निगाह नहीं है, मेरी निगाह हर जगह है। मैं देख रहा हूं क्या चल रहा है, मैं जान रहा हूं क्या चल रहा है, मैं समझ रहा हूं क्या चल रहा है। मसरूफियतें हो सकती हैं, ना आने की वजह मसरूफियतें हो सकती हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि हम डर गए या तुमने डरा लिया। साहब क्या है ना, 56 इंच कहने से नहीं होता है, आंखों में आंखें डाल के बात करने से होता है, जो तुम्हारी हैसियत नहीं है। अगर 56 इंच होता तो संबित पात्रा को कोरोना का बहाना बना करके भागना ना पड़ता। जो संबित पात्रा को कोरोना का बहाना बना करके भागना पड़ा है, ये भागना ना पड़ता। जैसे ही मीडिया ने जरा सा बदलाव दिखाया, उसके मूड में जरा सा चेंज आया, दिखा दिया गया कि संबित पात्रा को कोरोना हुआ है और आज के बाद वो टीवी डिबेट पे नहीं आ सकेंगे, क्योंकि आप उनसे कोई जवाब नहीं मांग सकता, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं थे। इसलिए, और ये मजबूरी थी न्यूज एंकरों की, ये मजबूरी थी कि वो उनसे सवाल करें, क्योंकि मुंबई में उनका बाप बैठा था। थोड़ी सी चूड़ी उसने टाइट की तो थोड़े से सवाल इन्होंने कर लिए, थोड़े सवाल में ये भाग गए। साहब अगर सारे सवाल कर लिए जाएं भारत के पॉलिटिशियन से या आपके विधायक से, आपके सांसद से, अगर थोड़े से सवाल कर लिए जाएं तो वो भी ऐसे ही भाग जाएगा। कल को आपके यहाँ खबर आ जाएगी कि आपके विधायक को कोरोना हो गया है, आपके सांसद को कोरोना हो गया है, और नहीं आएगा, छुप जाएगा, जैसा कि अभी छुपा हुआ। इसलिए कह रहा हूं, सवाल करो साहब, सवाल करो। जिंदा हो तो जिंदा दिखाओ, जिंदा हो तो जिंदा दिखाओ। मांग के किसी के नहीं चलने वाला। भाग गया भाई, वो नहीं आएगा, भाग गया, वो भगोड़े हैं सबके सब, सावरकर के मानने वाले भगोड़े हैं ये, भगोड़े, गोरसे के मानने वाले भगोड़े हैं ये भगोड़े हैं। इनकी औकात नहीं है भाई, औकात नहीं है इनकी, किसी मर्द से पाला पड़ जाए कभी भाग जाएंगे दुम दबा के। इसलिए समझा रहा हूं, अभी भी वक्त है, अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में की जा सकती है, की जा सकती है। चाइना घर में घुस आया है, नेपाल आंखें दिखा रहा है, अमेरिकन चच्चा खुदे परेशान है, हम पाकिस्तान के कबूतर पकड़ रहे हैं। इंग्लिश कंट्रीज की जो न्यूज एंकर्स हैं वो सब मजाक बना रही है देश का, दिखा रहे हैं कबूतर की, भारत को देखो मजा आ रहा है, भारत को देखो टीवी पे क्या चल रहा है, वहां एक कबूतर से डरे बैठे हैं भारतीय सब। वाह साहब वाह, क्या कमाल की बात है। शेर, बब्बर शेर, ये वो दुनिया की बातें करने वाले, 56 इंच, 46 इंच, 96 इंच बताने वाले एक कबूतर के नाम पे बदनामी करवा रहे हैं। न्यूज एंकर बैठे हैं। बड़े अफसोस की बात है, अर्नब गोस्वामी के साथ एक पाकिस्तानी जुड़ता है, इधर से एक सरदार जुड़ता है। सरदार जुड़ता इसलिए कहना पड़ रहा है कि देश की बेइज्जती करवा के वो बंदा गया है। वो सरदार तेजेंद्र बग्गा जैसा है, तेजेंद्र बग्गा जैसा सरदार वो जुड़ता है, भारतीय जनता पार्टी का दलाल रहा होगा, और आने के बाद वो इधर से तीर दिखा रहे हैं, वो उधर से प्लेन दिखा रहे हैं करके, और मां बहन की हो रही। वाह, बड़ी इज्जत बढ़ा रहे हो हमारे देश की साहब, क्या शान बढ़ाई हमारे देश की, मजे आ रहे हैं, कॉमेडी चल रही है। वो कह रहे हैं ऐसे जहाज जाएगा तुम्हारे यहाँ घुस जाएगा, ऐसे खत्म करके वापस चला आएगा। वो कह रहे हैं देख तेरे लिए तीर बना के रखा हूं मारने के लिए। वाह क्या बात है, ये इंटरनेशनल मीडिया की बात है, ये इंटरनेशनल मीडिया की बात है।
मीडिया का मतलब मालूम है? कमाल है। कौन सी पढ़ाई करके ये मीडिया वाले बैठे हैं भाई, कौन सी पढ़ाई करके? ना देश हित के बारे में सोचते हैं, ना मीडिया के बारे में सोचते हैं। देश हित गया भाई, उसको मत लो, कम से कम मीडिया का कुछ तो ख्याल करो, कोई गाइडलाइंस तो फॉलो करो। लेकिन साहब, ये भारत है, यहां कुछ भी मुमकिन है। मालूम है क्यों? क्योंकि यहां 137 करोड़ में से 90% भक्त हैं किसी न किसी पार्टी के। कहां है वो स्पीक अप इंडिया? मुझे मिल नहीं रहे हैं स्पीक अप इंडिया वाले। एक दिन मैंने देखा था पोस्ट, सारे कांग्रेसी एक दिन बोल रहे थे स्पीक अप इंडिया पे, और कह रहे थे साहब माननीय राहुल जी ने जो कहा है, हम उनकी बातों को मानते हुए स्पीक अप इंडिया के तहत हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि 10,000 रुपए अकाउंट पे डालें सबके, 7,500 रुपए महीना अकाउंट पे डालें। मैंने पूछा ये क्या बोले स्पीक अप इंडिया? क्या हुआ? अब इंडिया बोलेगा, अब इंडिया बोल उठा है। किसके कहने से? राहुल गांधी के कहने से। कितने दिन? एक दिन। उसके बाद चुप। मतलब मुझे अपनी जबान खोलने के लिए एक पॉलिटिशियन का सहारा चाहिए कि वो कहे कि तू भौंक, तब मैं बोलूं। वाह भाई, इंसान अपने नजरिए से बोलता है ना, उसे दूसरे के नजरिया तो नहीं चाहिए कि कोई पॉलिटिशियन उससे कहे कि इस मैटर पे तुम्हें बोलना है तो बोल दो, तुम्हें इस मैटर पे नहीं बोलना है तो चुप रहो। इस तरह से काम चलता है। वाह भाई वाह, ये हाल है देश का। राहुल गांधी जी, स्पीक अप इंडिया, स्पीक अप इंडिया, बोलो। देश बोल उठा, सवाल कर रहा था देश, उसके बाद सब खत्म। एक दिन में सब सुधार हो गए, बात खत्म हो गई। तो फिर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, भाग इंडिया, दौड़ इंडिया, ये सारे इंडिया जो मोदी जी चलाते थे वैसे ही एक राहुल जी चलाए थे। बस हो गई बात। किस कैटेगरी में रखा जाए इनको? है दम तो करें सवाल ना कांग्रेसी, है दम तो दूसरी पार्टी वाले करें सरकार से सवाल ना, डेली करें ना। एक दिन क्यों चूज किया गया है? 6 साल में एक दिन बोलेंगे बस। साहब, प्रॉब्लम में हम इसीलिए हैं क्योंकि हम पॉलिटिशियन के पीछे चलते हैं, पॉलिटिशियंस को अपने पीछे नहीं चलाते। हम उनके नौकर बने हैं, वो हमारे नौकर नहीं, इसलिए हम प्रॉब्लम में। हमसे तनख्वाह लेते हैं मगर हम उनके गुलाम हैं। हमसे पेट्रोल के पैसे लेते हैं मगर हम उनके गुलाम हैं। हमसे खाने के पैसे लेते हैं मगर हम उनके गुलाम हैं। वाह साहब वाह, क्या बढ़िया लॉजिक है। मतलब सोचने की बात है कि कैसे हो सकता है कि सब कुछ हम दे रहे हों और हमें ही कुछ ना मिल रहा हो। समाज सेवी क्या है वो? जनता की सेवा करने आते हैं नेताजी ना, जनता के सेवक हैं। कमाल के सेवक हैं साहब। कहां हैं सेवक? आपके सेवक कहां हैं? बुलाइए अपने सेवकों को, बताइए हालात अपने। मुझे वोट से मतलब नहीं है, आप किसी को दीजिए, मुझे मेरा क्या ले जाएंगे? मेरा क्या ले जाएंगे साहब? 137 करोड़ देशवासी जब जिस आग में झुलस रहे होंगे उसमें हम भी झुलस जाएंगे बस। लेकिन अफसोस होता है अपने आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद और तबाह होते हुए देखते हुए। देख रहा हूं कि सब कुछ तबाह हो रहा है और मालूम है कि कैसे सुधरेगा, मालूम है कि इस आग को कैसे बुझाया जा सकता है। हम बता रहे हैं कि यह आग ऐसे बुझेगी, लेकिन बुझाना नहीं चाहते हैं। हम उस औरत को कभी नहीं माफ कर सकते जो औरत 38 साल से हत्याएं कर रही हो। आपकी मर्जी है, आप माफ कर सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि आप माफ ना करें। हम उस औरत को कभी माफ नहीं कर सकते जो 38 साल से किसी एक जात के मुखालिफत करने की वजह से पेशेंट्स को मार रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो 38 साल से मार रही है, जान बचा नहीं रही है, वो मार रही है। अगर कोई मुसलमान इस जगह पर होता तब भी मैं यही कहता जो आज कह रहा हूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो मुसलमानों को मार रही है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो इंसानों को मार रही है और सिर्फ एक जाति धर्म की वजह से मार रही है। अगर कोई मुसलमान मार रहा होता हिंदुओं को तो भी मैं यही बात कहता। शायद मुझे जानने वाले लोग ये जानते होंगे, शायद मुझे जानने वाले लोग ये जानते होंगे कि मैं
किसी धर्म या किसी जात के लिए नहीं बोलता हूं। मेरा सिर्फ एक ही धर्म है, मेरी सिर्फ एक ही जात है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस पे चल पाऊं, बस। न नाम की जरूरत है, न दौलत की जरूरत है, न शोहरत की जरूरत है, मेरे कुछ नहीं। न पॉलिटिशियन बनना चाहता हूं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूं कि अमन हो, सुकून हो, चैन हो, सुकून की रोटी लोग खा रहे हो। इस तरह से कोई मासूम बच्चा, 3 साल का कोई मासूम बच्चा अपने मां के कफन से खेलता हुआ ना मिले, ये चाहता हूं। ये चाहता हूं कि किसी की लाशें जेसीबी से ना खुदवाना पड़े। मैं चाहता हूं कि ट्रेन से कटे हुए बॉडी के टुकड़े ना समेटना पड़े। मैं चाहता हूं कि भूख से कोई मरता हुआ नजर ना आए। मैं चाहता हूं कि धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे, रंग के नाम पे, कलर के नाम पे, मस्जिद मंदिर के नाम पे लाशों का ढेर न लग जाए। लेकिन सिर्फ मेरे चाहने से ये नहीं होगा, आपको भी चाहना होगा। किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, आपको भी ये चाहना होगा, तभी कुछ हो सकता है। आप सब कुछ बदल सकते हो। गवर्नमेंट ही नहीं, सत्ता ही नहीं, देश बदल सकते हो आप। कि उसके लिए आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी यह है कि समझा जाए। अगर आप समझेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं। अहमद डोगर, शायद आप गलत जगह नॉक कर रहे हैं। वालेकुम सलाम रमजान भाई, आप गलत जगह नॉक कर रहे हैं, कहीं और जाइए। जिसका ज़मीर मर चुका हो उससे कहिए, मुझसे कहने की कोशिश मत कीजिए। साहब 9 साल से एक ही प्लेटफॉर्म पर हूं, एक ही नियत के साथ हूं, ऐसे नहीं हूं। 9 साल से एक ही बात सोच रहा हूं, एक ही बात कर रहा हूं, भटका नहीं हूं। बढ़ रहा हूं हर दिन मंजिल की तरफ। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं किसी को कलर से नहीं पहचानता हूं, मैं किसी को धर्म से नहीं पहचानता हूं। ठीक, इसलिए अभी वक्त है, समझ जाओ तो अच्छा है। और सभी माँ बाप से, जो बच्चों के माँ बाप हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप 1 साल में अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर बना देना चाहते हैं तो बनाइए, जम के बनाइए, लेकिन गैप कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा ना हो आईएएस ऑफिसर बनाने के चक्कर में कुछ और बना बैठे। मैं खुला नहीं कहना चाहता हूँ, तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई माँ बाप रोए अपने बच्चे के लिए। बता दिया है क्योंकि ये मेरी समझ में आता है। बता इसलिए रहा हूं ताकि मेरी समझ में आता है। कुछ नहीं होने वाला इस साल में, कुछ नहीं। इस बार ईद की शॉपिंग नहीं की, मर गए क्या? जिंदा हो ना, जिंदा हो ना, ईद की शॉपिंग नहीं की, बताओ। ये तो नहीं हुआ कि नहीं साहब ईद नहीं मनाई, ईद की शॉपिंग नहीं की, गले नहीं मिले तो मर गए। जिंदा हो ना। वालेकुम सलाम भाई। उसी तरीके से जब दुनिया को पता है कि ये चल रहा है तो आप कहीं रंगा के स्पेशल तो नहीं आए हो। और ये भी पता है कि बुजुर्गों पर और बच्चों पर जल्दी असर करता है। अगर आपकी अब भी मर्जी है अपने बच्चों को भेजने की तो भेजिए, मर्जी आपकी। अरे इस टाइम तो मुल्क के सभी लोगों को मिलकर के बोलना चाहिए था, कहना चाहिए था कि नहीं साहब हम अपने बच्चों को इस तरह से नहीं भेजेंगे स्कूल। ऐसे कैसे भेज सकते हैं हम मरने के लिए? उस पर भी हम चुप हैं। जब स्कूलों से सीधे हॉस्पिटल के लिए बच्चा ट्रांसफर कर दिया जाएगा तब पता चलेगा, है ना। जब स्कूलों से सीधे हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से सीधे शमशान और कब्रिस्तान भेज दिया जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ, तब सुन लिए होते तो अच्छा होता। भड़का नहीं रहा हूं, जमीनी हकीकत बता रहा हूं। मुकेश भाई कह रहे हैं मेरे को कोरोना पॉजिटिव हो गया था। क्या बात कर रहे हैं भाई, ऐसा मत बोलें यार। अगर सच में हो गया था तो प्लीज, नहीं ऐसे सच में नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर मेरे भाई याद रखो इस बात को, अभी सिर्फ 25% हालात खराब हुए हैं। 75% के लिए अपनी कमर कस लेना।
बहुत कुछ होने वाला है जो बेबर्दाश्त होगा, नाकाबिले बर्दाश्त होगा। समझा रहा हूं, समझ जाओ तो अच्छा, मेरा क्या है साहब। 137 करोड़ जहां मर रहे होंगे वहां एक मैं भी मर जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिचुएशन बहुत बुरी है, अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बड़ा लंबा आपका टाइम लूं और बताऊं, सिर्फ इशारा कर देता हूं। आप बिक चुके हो, बेच दिए गए हो। 2024 में आपको पता चलेगा कि आप बिक चुके हो और बेच दिए गए हो, आप गुलाम हो चुके हो। 2024 याद रखना। अब डिपेंड करता है 2024-2022 पे। जैसे रिजल्ट 2022 के होंगे 2024 में वैसे ही मंजिल होगी। आप पर डिपेंड करता है। देखिए, समझिए, जानिए और परखिए। भारत इस सिचुएशन में नहीं है कि वो खर्च कर सके, बाकी मर्जी आपकी। क्योंकि भारत के पास पैसा नहीं है। लोन तो लिया है कई बिलियन का, कई बिलियन डॉलर्स लिए हैं, लेकिन भारत के पास पैसा नहीं है। पीएम केयर फंड में अथाह रुपया आया है, लेकिन भारत के पास पैसा नहीं है। रिजर्व बैंक से पैसा लिया गया है, मगर भारत के पास पैसा नहीं है। पैसा हर तरफ लिया गया है, मगर पैसा नहीं है। भारत को चलाने के लिए पैसा नहीं है। 20,000 करोड़ की एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, पैसा नहीं है साहब। 3,600 करोड़ की एक मूर्ति खड़ी कर दी गई है, मगर पैसा नहीं है। मैं पूछना चाहता क्या उस मूर्ति में किसी को क्वारंटीन कर सकते हैं क्या? भाई यही काम ले लिया जाए उस मूर्ति से, और क्या काम आने वाली है? खैर, जबरदस्त माहौल है देश का। मस्त रहो, मस्त रहो, कुछ नहीं कहेंगे, कोई गुस्सा गर्मी नहीं। मैंने अपने आप को बदल दिया साहब, काफी बदल दिया अपने आप को। पता है क्यों? क्योंकि मैंने देखा है 15,000 की गिनती छूने के बाद, 15,000 की गिनती छूने के बाद, एक एक डिटेल होने के बावजूद, एक एक कॉन्टैक्ट नंबर, एक एक अकाउंट नंबर, एक एक एड्रेस मौजूद होने के बाद, मैंने लोगों के उनके हाल पे देख रहा है कि वो क्या हैं आज। उस 15,000 गिनती में कितने ऐसे हैं जो आज मुझे उल्टा गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 महीने से उनका खर्चा चला रहा था, अब नहीं चला रहा हूं, इसलिए। तो मैं समझ चुका हूं, देर से ही सही, लेकिन समझ चुका हूं कि झक मारने से कुछ नहीं होगा, दीवार पे सर मारने से कुछ नहीं होगा। किससे कह रहा हूं, किसके लिए कह रहा हूं? जिसके लिए कह रहा हूं, जिससे कह रहा हूं, उसे समझने की जरूरत नहीं है। आपकी मर्जी साहब, जैसा चाहें वैसा करें, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। आगाह कर दिया हूं, आज के बाद यही करूंगा। आज के बाद न्यूज एंकर की तरह आया करूंगा और अपनी न्यूज दूंगा और चला जाऊंगा। बाकी मर्जी आपकी। ये नहीं कहूंगा कि संभल जाओ, सुधर जाओ, बदलाव ले आओ, ये नहीं कहूंगा, बल्कि ये कहूंगा कि अब ये होगा, अब ये होने वाला है, और चला जाऊंगा। बहुत ईजी। जिसका दिल करेगा सुनेगा, नहीं दिल करेगा नहीं सुनेगा, मर्जी आप पे। धन्यवाद, शुक्रिया। और हाँ, उस कानपुर की डॉक्टर को मैं तो माफ नहीं कर सकता, आप माफ करें तो करें, और कोई सारे मुसलमानों की तरफ से माफ करने न जाए। चाहे वो हाजी हो, चाहे मौलाना हो, चाहे मौलवी हो, चाहे सरकार में हो, कुछ भी हो, सारे मुसलमानों की तरफ से वो माफ करने न जाए, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूं और मैं नहीं माफ कर रहा हूं। तो ये ना कहे कि भारत के सभी मुसलमानों की तरफ से मैं माफ करता हूं, ना, मैं माफ नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है। बेशक सही कहा आपने गौरव भाई, अभी शुरुआत है, और अभी नहीं संभाल पाए तो फिर नहीं संभाल पाएंगे। नहीं भाई, नरेंद्र मोदी का व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नहीं है भाई। आप पर निर्भर करता है। ये आत्मनिर्भर भारत जो है ना, जो 60 सालों से ये कह रहे थे कि हमें 2 सत्ता हम चलाएंगे, हमें 2 हम चलाएंगे, हमें 2 हम चलाएंगे, आज वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर हो जाओ। 6 साल में हार मान गए कि आप आत्मनिर्भर हो जाओ, मैंने कुछ नहीं कर सकता। तो याद रखना मेरे भाई, ये आत्मनिर्भर नहीं। आज अगर आप नहीं समझे तो फिर आप किस पर निर्भर करेंगे ये मुझे नहीं पता। आज पर आपका कल निर्भर करता है। सुना होगा बुजुर्गों से कि आपके आज पर आपका कल निर्भर करता है, और आप देख लो कि आपका आज बड़ा अच्छा नहीं है, जो कल अच्छा होगा। निर्भर करता है आज पर। बाकी सब कुशल मंगल है, हम भी जिंदा हैं, आप भी जिंदा हैं, देख लेंगे। जब तक जिंदा है तब तक देख लेंगे। बाकी
मौत तो दो ही लोगों के हाथ में है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। बस चलिए, प्रणाम, जाते जाते प्रणाम कर लें हम आपको, धन्यवाद कह दें आपका। आप सभी ने मुझे प्यार दिया है। कुछ भाई साहब ने गालियां लिखी मुझे जब उनसे पूछा गया कि भाई क्यों, तो बोले कहना आसान है, मदद करना आसान नहीं है। एक दो बार कर दिया तो अपने आप को बड़ा हीरो समझने लग गए। एक दो बार मेरी मदद कर दी तो अपने आप को बड़ा हीरो समझने लग गए। मैं तुम्हारी वीडियो भी देखता हूं। उनसे पूछा कि भाई किस बिना पे आप मुझसे ये कह रहे हैं, तो बोले कि मैं तुम्हारी वीडियो देखता हूं, हराम में नहीं मांग रहा हूं। तो भाई लोग, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हैं? रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मत देखा करें भाई। तो भाई अगर आप वीडियो देखते हैं मेरा, इस वजह से आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप जिसको वोट करते हैं उससे सवाल नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, पूछ रहा हूं ऐसे ही। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू विनोद कुमार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी थैंक यू। वी आर विथ यू माई फ्रेंड, बट आई रिक्वेस्ट टू यू, डोंट माइंड अबाउट दिस सिचुएशन वी फाइट। थैंक यू विनोद भाई, धन्यवाद। मजे देखें सब लोग, देशवासी, हमारे सारे भारतवासी इस देश की दुर्दशा देखें, इस देश के आने वाले हालात देखें और बिगड़ते हुए हालातों को देख करके अपने घरों में बैठें और सुकून से लॉकडाउन का पालन करें। आपकी मौत आपके घर भेज दी जाएगी। धन्यवाद।